Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to another online session of Pakistan Studies for the day. आज के लेसन में बेटे वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 11 ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ P1 और ये सेक्शन 3 का आज पहला चैप्टर है। सेक्शन 3 का जो मेन टाइटल है दैट इज़ पाकिस्तान हिस्ट्री आफ्टर 1947। ये थीम है आपका मेनली सेक्शन 3 में और इस थीम के कॉन्टेक्स्ट में हमने अपने सिलेबस को चैप्टर नंबर 11 से रिज्यूम करना होता है। एज आई हैव टोल्ड यू कि एवरी सेक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक वेटेज इन एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट लाइकली चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 16 तक जो तीन आपका सेक्शन नंबर 3 है, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 11 या टॉपिक नंबर 11 अगर हम अपनी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट पे भी देखें, द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ सक्सेसफुल was the establishment of an independent nation between 1947 to 1948। अब इसमें बेटे में हमें क्या करना है, किस आइडिया को, दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट द आइडिया इज। हमने चैप्टर नंबर 11 को गो थ्रू करते हुए अपने बेसिकली सेक्शन 3 का जो है वो स्टार्ट करना है। अब चैप्टर नंबर 11 क्या है जी? अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, और इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो भी ऑनलाइन हो जाते हैं और एडमिट हो जाते हैं लेसन में। तो हम प्रॉपरली इस चैप्टर को अपने फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे रिव्यू करना। चैप्टर नंबर 11 बेटे आपका सेक्शन 3 का पहला चैप्टर है और अगर हम अपने सिलेबस को देखें तो हमारे सिलेबस में वी आर बीन क्लियरली टोल्ड हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। आपके जो नॉलेज है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से, उसके कॉन्टेक्स्ट में कंपलसरी आपके पास जो है वो 3 सेक्शंस हैं। सो सेक्शन 3 नेशनहुड का जो स्टार्ट है दैट इज़ फ्रॉम 1947। 1947 से 1999 तक का जो फेज है दैट इज बिन कवर्ड बाय योर सेक्शन 3। चैप्टर 11 जो है दैट स्टार्ट्स विद अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान और अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। इसमें हमने बेसिकली उन अर्ली प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना है या उन अर्ली प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है जो पाकिस्तान को इमीडिएटली आफ्टर 1947 फेस करना पड़ी। कुछ इन्फोग्राफ्स वगैरह वो रेडी कर रहा हूँ इस लेसन के लिए, और मीनवाइल हम उन इन्फोग्राफ्स को या नॉलेज को कंज्यूम करेंगे फॉर दिस लेसन। इससे हमारा एक और चैप्टर क्लियर हो जाएगा सेक्शन 3 का आफ्टर चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 11 में बेटे सबसे पहली बात तो ये जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन आपको शो कर रही है कि अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड बाय अस। और इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम मेनली जो है वो 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अंडर करेंगे। 3 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए अबाउट एवरी सिंगल प्रॉब्लम विच इज़ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 11 कंटेंट। थोड़ा सा इसको मैं बता दूं, समराइज कर दूं। वी वर बिन गिवन इंडिपेंडेंस आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड हेक्टिक एक्सपीरियंस एंड क्राइसिस इवन एज वेल ड्यूरिंग 1905 टू 1947। हमने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 2 में पढ़ा कि वी वर बिन बॉर्न आउट ऑफ मैनी डेवलपमेंट्स। अब वो जो सारी डेवलपमेंट्स थी, जो सारी वो बेसिकली हार्डशिप्स थी, उसके बाद इवेंचुअली 1947 में वी वर बिन गिवन पाकिस्तान। बेटे जब पाकिस्तान बना तो एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ सिस्टम, एज अ स्टूडेंट इवन एज वेल, आपने जब पहली दफ़ा हिस्ट्री पढ़ना शुरू की तो दैट वाज नॉट बीन दैट मच अंडरस्टैंडेबल फॉर यू बिकॉज आपने उससे पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई थी। इसी तरह से कोई भी बेटे इनिशियल जो कैरियर होता है, किसी भी इनिशियल एडवेंचर ऑफ लाइफ में आप स्टेप इन करते हो तो ऐसा नहीं होता कि योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एक्सपीरियंस और द एक्सपर्टेड एक्सपीरियंस अबाउट दैट। लेकिन हमें कुछ टाइम लगता है उस चीज़ को सीखने में, उस चीज़ को अडॉप्ट करने में, अपनी प्रैक्टिस का पार्ट बनाने में। तो यही सेम सिचुएशन 1947 में थी कि जब पाकिस्तान बना तो हमारा जो एक्सपीरियंस था इंडिपेंडेंस के साथ that was never comfortable, that was never easy for us to experience and witness। हम एक क्राइसिस में से निकल रहे थे, पार्टीशन हो रही थी, एक सब कॉन्टिनेंट का जो रीजन था दैट वाज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, और एक पूरी जो है वो केओस और एक
जो है वो एक आप समझ लें कि अनसर्टन कंडीशन के अंदर पाकिस्तान वाज बीन क्रिएटेड इन 1947। तो अब सर्टेनिटी की तरफ आपका जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ बीइंग अ न्यू बॉर्न स्टेट इन 1947। दिस इज व्हाट चैप्टर नंबर 11 इज ऑल अबाउट, अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान, या इसको आप कह सकते हैं द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इवन एज वेल। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम 7 to 8 ऐसी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं जो पाकिस्तान को इमीडिएटली आफ्टर 1947 फेस करना पड़ी। आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा, अगर आप ये क्वेश्चन बैंक देख रहे हो अपने डिस्प्ले स्क्रीन पे, तो आपका एग्जामिनर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू ओवरकम फॉलोइंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द रिफ्यूजी क्राइसिस, द डिवीजन ऑफ द आर्म्ड एंड मिलिट्री एसेट्स, फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। कोई तीन प्रॉब्लम्स वो आपके क्वेश्चन में इस तरह से साइड कर सकते हैं, एंड ही कैन आस्क यू टू आइडेंटिफाई व्हाट दीज प्रॉब्लम्स वर, how they were damaging Pakistan or how they were a barrier in the way of progressive Pakistan। ये मेन चीज है। उसके बाद आपको इस तरह से भी आ सकता है, by 1948 Pakistan had solved the challenges created by partition, how far do you agree or disagree, explain your answer। तो हमें जो है वो बेसिकली डिफरेंट प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज गेन करना है कि पाकिस्तान को 1947 के बाद कौन सी ऐसी इमीडिएट प्रॉब्लम्स थी जो फेस करना पड़ी। आपके सिलेबस में लाइक देयर आर 7 to 8 प्रॉब्लम्स, अगर आपको उनके बारे में पता होगा तो दिस चैप्टर इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी ट्रबल फॉर यू। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है सेक्शन 3 का। ये मैक्सिमम अगर इस पे बहुत भी टाइम स्पेंड करें तो 2 लेसन्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपने क्या करना होता है, आपके पास सिर्फ एक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है और दूसरा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव उसी को कंप्लीमेंट करता है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान जब 1947 में क्रिएट हुआ, को कैसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी एज अ न्यू स्टेट और अ न्यू बॉर्न बेसिकली कंट्री बैक इन 1947। वो जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे आपके इन्फोग्राफ पे आ रही हैं या आप अपने डिस्प्ले स्क्रीन पे देख सकते हो, अर्ली प्रॉब्लम्स क्या थी ये आपको पता होना चाहिए, और कैसे वी fought those problems, we stood against those problems after 1947 till 1948 as a new state, as a beginners to this concept of Pakistan। सबसे पहले तो बेटे 7 to 8 प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में, फिर वन बाय वन उनको अंडरस्टैंड करना, उनके बारे में फैक्चुअल नॉलेज होना, और फिर वो कैसे हमने काउंटर की, हमारा रिस्पॉन्स क्या था टुवर्ड्स दोज प्रॉब्लम्स। दिस इज व्हाट द चैप्टर नंबर 11 इज ऑल अबाउट। और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। 8 प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से 4 हमने चैप्टर 16 में भी डिस्कस किए हैं। कश्मीर इशू डिस्कस किया है, फिर हमने वाटर कैनाल डिस्प्यूट डिस्कस किया था इंडिया के साथ, फिर हमने जो है वो एक इनिशियल प्रॉब्लम डिस्कस किया था, दैट वाज इवन इन द चैप्टर नंबर 11 एज वेल। वो था आपका बेसिकली आप अगर चैप्टर 16 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इनिशियल प्रॉब्लम्स में से तो जो एक इनिशियल प्रॉब्लम था दैट वाज लैक ऑफ लीडरशिप आफ्टर 1947। 47 के बाद हमारे मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में चले गए दुनिया से, और 1951 में लियाकत अली खान भी चले गए, मर्डर हो गए, और हमें उसके बाद से एक लीडरशिप क्राइसिस पाकिस्तान में फेस करना पड़ा। देन व्हेन वी वेंट टू द हैंड्स ऑफ अयूब खान एज अ मिलिट्री चीफ, ही स्टार्टेड टू मैनेज द कंट्री। तो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप का इशू एक बहुत बड़ा इशू था 1947 के बाद। इस तरह के इश्यूज हैं जो आपके चैप्टर नंबर 11 का कंटेंट है, और हम किस लेवल तक उनको रिजॉल्व कर पाए थे या कैसे रिजॉल्व कर पाए थे, दिस इज गोइंग टू बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर एग्जामिनर फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। और इसमें बेटे हमने 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ, या एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। No negative things are not there. There were some positive developments in Pakistan's history after 1947। जैसे देखें इसमें आपके पास पहली बात तो ये है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको बताते हैं कि आपका एग्जामिनर पूछेगा क्या, और मैंने आपसे हमेशा रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, आप कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करें। सबसे पहली चीज ये है कि यू शुड बी नोइंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपको बताते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड टू यू फ्रॉम अ सर्टेन चैप्टर, आपसे पूछा क्या जाएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नंबर 1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अर्ली प्रॉब्लम्स क्या है वो हम देखेंगे, और अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे एज द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव।
उसके बाद बेटे मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आप नोट भी कर सकते हैं। सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है, रिस्पॉन्सेज ऑफ पाकिस्तान टूवर्ड्स दीज प्रॉब्लम्स, और हमें इन प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करना पड़ी उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या रिस्पॉन्स किया पाकिस्तान एज अ स्टेट, या क्या रिस्पॉन्स किया पाकिस्तान के लीडर्स ने टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। तो ये दो चीज़ें बेटे बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 11 में समझनी होती हैं, और ये बहुत इजी चैप्टर है, 2 दिन की एक्टिविटी है। आप 8 प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में टेबल्स बना लेते हैं कि व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम, हाउ इट वाज डैमेजिंग पाकिस्तान, एंड इधर इट वाज रिजॉल्व्ड और नॉट। ये 3 हेडिंग्स आप हर प्रॉब्लम के बारे में बना लेते हैं तो आपकी 100% सर्टेनिटी हो जाती है। लेट सपोज आपके पास एक प्रॉब्लम है, दैट इज रिफ्यूजीज इशू। यस, लेट सपोज आपके पास एक प्रॉब्लम है, रेफ्यूजीज इशू। और रेफ्यूजीज इशू जो प्रॉब्लम है, ये आपके पास जो अर्ली प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक प्रॉब्लम है। तो अर्ली प्रॉब्लम्स जो थी उनके 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर लिख दी है कि इस चैप्टर के 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, सेकंड है रिस्पॉन्सेज ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स दोज प्रॉब्लम्स। तो अब ये 2 प्रॉब्लम्स और 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप क्या करोगे, 8 प्रॉब्लम्स हैं उनको इन 2 हेडिंग्स के नीचे तैयार करोगे। आप एक चैप्टर पेज के ऊपर एक प्रॉब्लम लिखोगे, उसका रिस्पॉन्स लिखोगे, उसका इम्पैक्ट लिखोगे, एंड दैट इज इट। प्रॉब्लम थी क्या, आप क्या करोगे, जैसे रेफ्यूजी इशू है, एक प्रॉब्लम है, फर्ज करें प्रॉब्लम नंबर 1 जो इस चैप्टर के कंटेंट में है, दैट इज रिफ्यूजी इशू। तो रिफ्यूजी इशू को आप क्या करोगे, पहले आपने रिफ्यूजी इशू मेंशन किया, व्हाट वाज दैट आपको ये पता होना चाहिए। कुछ लाइंस के अंदर आप ये लिखोगे कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम था क्या। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए हाउ इट इम्पैक्टेड पाकिस्तान, कैसे पाकिस्तान को ये इम्पैक्ट कर रहा था आफ्टर 1947। तीसरी हेडिंग आप बनाओगे रिजॉल्व्ड और नॉट। इसके नीचे आप लिख लोगे कि इसके अगेंस्ट हमने रिस्पांस क्या दिया एज अ स्टेट और एज अ न्यू बॉर्न स्टेट अंडर जिनाज लीडरशिप। तो हमने हर प्रॉब्लम के नीचे 3 हेडिंग्स बना के उनकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन कर लेनी है। इसकी जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट है जो हर चैप्टर की मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी भी आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हो। आफ्टर दिस लेसन आई एम गोइंग टू शेयर इट इनटू योर व्हाट्सएप ग्रुप। और आपने सिंपली बेटे इस चैप्टर में 2 दिन से ज़्यादा स्पेंड नहीं करने। क्यों नहीं स्पेंड करने, क्योंकि इसका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव भी बहुत सिंपल है, और वो क्या है कि देर आर ऑलमोस्ट 7 to 8 प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर। और हर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो क्या थी, हाउ इट वाज इम्पैक्टिंग पाकिस्तान, एंड इधर वी वर बीन एबल टू डील विद इट और नॉट। ये चीज़ आपने बतानी होती है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इस चैप्टर के हवाले से, एक तो ये कि आप असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट्स मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजता हूँ। आफ्टर दिस लेसन आप उसमें फिल कर लो डाटा को कि प्रॉब्लम थी क्या, हाउ इट वाज डैमेजिंग पाकिस्तान, एंड हाउ वी वर एबल टू रिजॉल्व दैट। जितना अच्छा ये समझोगे चैप्टर 11 उतना अच्छा क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर 11 और 16 क्लियर हो जाता है तो 2 चैप्टर आपके सेक्शन 3 के भी क्लियर हो गए। अब चैप्टर 11 में क्यों 2 दिन से ज़्यादा हम नहीं देते, या 2 दिन का सेशन काफ़ी होता है। हम ईच डे 4 प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं आराम से, ठीक है। ईच डे 4 प्रॉब्लम्स आप करोगे आज कल, और 2 दिन में ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे लेट सपोज एक प्रॉब्लम है जो 1947 के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उस पर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है। वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या है, लेट मी शो यू दैट। और इसी के थ्रू हम समझ लेंगे कि वो प्रॉब्लम थी क्या, ठीक है। और वो प्रॉब्लम थी जिस पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आपको भी वो पूछ सकता है, लेकिन अब ये इतना पॉपुलर नहीं लग रहा इस टर्म के लिए, लेकिन पास्ट में ये आता रहा है ना। तो यहाँ पे बेटे ये मैंने आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे खोला एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है अबाउट द रिफ्यूजी प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस्ड आफ्टर 1947। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है हमें कि रिफ्यूजीज आर बिन मूविंग टुवर्ड्स पाकिस्तान बैक इन 1947, ये लिखा हुआ है माइग्रेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स टू पाकिस्तान इन 1947। क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, हाउ डज सोर्स बी डिपिक्ट द कंडीशन ऑफ मुस्लिम इमिग्रेंट्स टू पाकिस्तान इन 1947, कि क्या कंडीशंस थी उन मुस्लिम इमिग्रेंट्स की हु केम टू पाकिस्तान बैक इन 1947। अब हमने क्या करना है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट रिकॉल करना है। फॉर्मेट क्या होता है, 100% मार्क्स आएंगे, 5 में से 5 कैसे आएंगे, 2 सरफेस फीचर्स आप हाईलाइट करोगे।
इस पिक्चर में से? दो सरफेस फीचर्स क्या हैं? आप बताओगे कि इन दिस पिक्चर आई कैन इन्फर दैट रिफ्यूजीज वर नॉट हैविंग ट्रांसपोर्टेशनल प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत को दो लोगों ने कंधों पे उठाया हुआ है, एक साइकिल के ऊपर पांच छह लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। ये क्या नजर आ रहा है कि दे आर नॉट बिन गिवन ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटी। मेरा एक सरफेस फीचर हाईलाइट हो गया। सेकंड, a old woman is being carried upon the shoulders of two men, and both men and people in the background are also barefooted. They are not having shoes, they are not having fleets in their foot. So this shows that they were even not having proper facilities to migrate and to go for this journey. So their poor condition can be seen from no feeds in their basically image. तो ये आपका सेकंड सरफेस फीचर हो गया। अब आपने दो सरफेस फीचर्स लिख दिए दो लाइनों के अंदर, और अब आप कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज के पॉइंट लिखोगे। कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज क्या है? जो आपको इस इवेंट के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो व्यू है, वो आप बताओगे। इससे आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे। मैं क्या लिखूंगा? ये मैं अपने कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज के 3 पॉइंट्स क्या बनाऊंगा? सिंपली मैं यहाँ पर ये इन्फोग्राफ दिखा रहा हूँ, जिससे आपको इसके कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज और ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि रिफ्यूजी इशू था क्या। व्हाट वाज 1947 रिफ्यूजी क्राइसिस। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर refugee crisis has been shown once again to consolidate your point of view regarding this topic. तो यहाँ पे बेटे आपके इंफोग्राफ में you can see refugees coming towards Pakistan back in 1947. और यहाँ क्या लिखा हुआ है? About 7 to 8 million Muslim migrated to Pakistan, while a similar number of Hindus and Sikhs went to India. Massive displacement led to shortage of food, shelter, clothes, healthcare, and transport, rehabilitation and resettlement of refugees, but enormous pressure on the new state's limited resources. So Pakistan was born as a new state and receiving 8 million people almost, and managing them, providing them food immediately, providing them residence, providing them education, healthcare. It was a difficult task for Pakistan. So basically, it was the largest human migration ever seen by human history. तो contextual knowledge में क्या करोगे आप? ये 2 से 3 पॉइंट्स लिख दोगे कि when Pakistan was created, Pakistan received 8 million refugees almost, and providing them shelter, clothes, food, transport became Pakistan's responsibility, which he already was facing with different types of issues like resources were not there, like India was trying to annex Kashmir. So we were been given this issue in front as a newborn state even as well when Pakistan was created. तो आपने ये कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज लिख दिया, यू विल बी गेटिंग 5 आउट ऑफ 5। दो स्टेप्स फॉलो करोगे तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में 5 में से 5 नंबर आ सकते हैं। दो सरफेस फीचर्स, 3 कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज के पॉइंट्स, तो यू विल बी गेटिंग 5 आउट ऑफ 5। अब इस चैप्टर में करना क्या है? अब चैप्टर में करना ये है सिंपली बेटे, आप सबके लिए बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, कोई लाइक वो हिडियस किस्म की लर्निंग नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइल्स कवर नहीं करने होते। सिर्फ आपने ये करना होता है कि एक सिंपल सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान को कैसे इश्यूज का सामना करना पड़ा। तो इसमें आप क्या करेंगे? आप पहले तो इश्यूज इन लिस्ट करेंगे। वो इश्यूज कौन से हैं जो आपके सिलेबस में? वो इश्यूज जो हैं वो आपके सिलेबस वाले जो हैं वो मैं आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। उनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये कौन कौन से इश्यूज हैं या क्या इनमें हुआ। जैसे हमने बात करते करते एक रिफ्यूजी इशू को डिस्कस किया, इसी तरह से बाकी इश्यूज भी हमें समझना ज़रूरी है कि हमें जब 1947 में ये मुल्क दिया गया था तो इसमें कैसे क्राइसिस थे, कैसे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, कैसे हमें एक इंडिपेंडेंस के साथ एक्सपीरियंस हुआ ना। तो ये बेटे एक लिस्ट ऑफ इश्यूज है। यहाँ पर आपके पास सिलेबस में ये सारे नहीं है, सिर्फ 8 हैं या लाइक 7 है मैक्सिमम। वो कहाँ से पता चलेंगे मुझे सिंपली बात है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिस्ट खोलूंगा मैं उसके लिए। जैसे मैंने फॉरन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिस्ट आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे कर दी, तो आपने भी वो इश्यूज कौन से हैं जो आपके सिलेबस में है वो कंफर्म करना है, जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि यही लिस्ट यूज करेगा, किताब यूज नहीं करेगा, नोट्स यूज नहीं करेगा। जब एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो वो क्या करेगा? वो चैप्टर 11 की असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिस्ट पे जाएगा, टॉपिक होंगे उनमें से वो कोई टॉपिक आपके क्वेश्चन की फॉर्म में
आपको दे देगा। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 देखते हैं जी। चैप्टर नंबर 11 आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक हमेशा से इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 3 का ओपनर है। अच्छा जी, राइट, सो ये प्रॉब्लम्स हैं बेटे आपके लिखे हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, द रिफ्यूजी एंड अकोमोडेशन क्राइसिस। ये रिफ्यूजी और अकोमोडेशन क्राइसिस क्या थे कि व्हेन पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, पाकिस्तान रिसीव्ड 70 to 80 million Muslims or refugees from India. They were those people who were very excited to live in Pakistan, for which they have struggled in the 1905 to 1947's phase. So they were very excited. They were very into this. Case we are going to live into Pakistan, which is our country, for which we have given sacrifices. So when they came to Pakistan, Pakistan was already facing the other crisis, other challenges. So providing them food, providing them shelter, providing them security, providing them a future, providing them settlements became a responsibility of Pakistan. And this was the beginning of the problems for our country back in 1947. तो ये आपका एक प्रॉब्लम है। अब ये रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए टू आंसर योर क्वेश्चन, एनालिसिस करने के लिए कि फिर क्या हुआ इस प्रॉब्लम के बारे में, इन फ्यूचर कैसी डेवलपमेंट्स नजर आती हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं बेटे, आपके पास सारी प्रॉब्लम्स गिवन है। इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या थी, इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज क्या था, इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। मैं भी ये समझा भी देता हूँ आपको, 4 प्रॉब्लम्स आज करेंगे, 4 कल करेंगे, सॉरी नेक्स्ट फ्राइडे को, तो ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 11 भी आपकी सेक्शन 3 में से प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसमें क्या है जी, आपको ये 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स देखने हैं। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 8 जो है वो आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, 8 प्रॉब्लम्स हैं समझ लें। अब वो 8 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, कश्मीर का मसला हमने कल भी डिस्कस किया था, कश्मीर का मसला इस चैप्टर में भी है क्योंकि इट वाज द इनिशियल प्रॉब्लम। कश्मीर का मसला क्या है कि कश्मीर वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एंड अ प्रिंसली स्टेट बैक इन ब्रिटिश इंडिया व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट, ठीक है। हिंदुस्तान कैप्चर्ड कश्मीर फोर्सफुली बिकॉज द प्रिंस और द रूलर ऑफ कश्मीर वांटेड India to capture Kashmir, even though Kashmir was a Muslim majority region and the ruler was a Sikh. Ruler was Hari Singh. Hari Singh invited Indian army to take control of Kashmiri people because Kashmiris were desiring to get affiliation with Pakistan back in 1947. So in 1948, India marched in Kashmir, annexed it with power, with force, and since 1948 we are fighting India over the Kashmir issue. तो ये आपका हमने उस टॉपिक में भी किया है चैप्टर नंबर 16 में। तो ये वही प्रॉब्लम है और ये वो प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं हुआ। आप इसमें लिखोगे कि बिसाइड्स 1947 टिल डेट दिस इशू हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड, पाकिस्तान एंड इंडिया हैज फॉट मल्टीपल वॉर्स ऑन इट, but none of the war has resulted into its resolution. Neither UN has been successful to resolve this issue between Pakistan and India. And until or unless Kashmir issue is not going to resolve, the peace cannot be attained between the two neighboring countries of South Asia, which are Pakistan and Hindustan. तो ये बेटे कश्मीर का मसला है। तो 2 मसले तो आपके 2 मिनट में ही हो गए, डिस्कस करते करते ही हो गए। आपको पता होना चाहिए कि वो मसले थे क्या, कैसे देवर इम्पैक्टिंग पाकिस्तान, और क्या उनका जो है रिस्पॉन्स हुआ 1947 के बाद। दिस इज व्हाट सिंपली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। और 8 प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएशन डेवलप कर लोगे, दिस इज गोइंग टू बी गेटेबल फॉर यू एट योर एग्जाम डे। जैसे लेट सपोज कैसे कैसे प्रॉब्लम्स पे फ्यूचर में क्वेश्चन आए उनको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे बेटे आपके पास एक क्वेश्चन आया फ्यूचर में, उसको रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, ताकि हमें प्रॉब्लम्स पैरेलल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर दोनों चीज़ें हमारे माइंड में हो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टेप इन फॉर क्लेमिंग आर डोमिनेंट अप्रोच ओवर चैप्टर नंबर 11। अब यहाँ पर बेटे आपके पास है, लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन बैंक, बिकॉज क्वेश्चन बैंक विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हम कैसे क्वेश्चंस को फेस कर सकते हैं फ्रॉम आर एग्जामिनर एट एग्जाम डे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर योर बेटर इंसाइट। मैं इसको जूम इन भी कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन आइडेंटिफाई द लेआउट। जैसे ही आपको क्वेश्चन नजर आए, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आउटलाइन बनाएं अपने माइंड में। आउटलाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी टाइम सेविंग के लिए। टाइम मैनेजमेंट में आउटलाइन मेकिंग स्किल आपको आनी चाहिए। जैसे ही कोई क्वेश्चन पढ़े फौरन उसकी आउटलाइन बना लें।
आउटलाइन बन गई, आपको पता लग गया कि मैंने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है जो मेरे सामने है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वाज द रेफ्यूजी इशू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पाकिस्तान फेसिंग द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1947? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसका बेटा बहुत सिंपल लेआउट है, 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर ना आए तो ये एक एकेडमिक नेग्लिजेंस होती है स्टूडेंट की। इसमें अब क्या करोगे, आप लिखोगे इन 1947 14th August Pakistan was created as an end result of a hectic struggle, and when it came into being it was facing multiple issues in the beginning. Likewise one of the issue was refugee crisis. अब refugee crisis पे आप 50 वर्ड्स लिखोगे, 50 वर्ड्स ऑलमोस्ट। मैं यहाँ पे इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ, जैसे आप भी इस आउटलाइन को बना सकते हैं खुद भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए। 50 वर्ड्स ऑन आइडेंटिफिकेशन कि ये जो थी रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी क्या। फिर आप लिखेंगे 50 to 30 वर्ड्स ऑन इट्स इम्पैक्ट्स, हाउ दे वर इम्पैक्टिंग पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद व्यू बी में यू विल टेक एनी 3 प्रॉब्लम्स एंड डू द सेम। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर तैयार। व्यू बी में आप बताओगे बिसाइड्स रिफ्यूजी क्राइसिस देयर वाज कश्मीर इशू, कश्मीर इशू को मेंशन कर दोगे। देयर वाज लिंग्विस्टिक इशू, लिंग्विस्टिक इशू क्या था कि पंजाबी चाहते थे पंजाबी नेशनल लैंग्वेज हो, उर्दू चाहते थे उर्दू स्पीकिंग कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज हो, सिंधी चाहते थे सिंधी नेशनल लैंग्वेज हो, बलोच चाहते थे बलोची नेशनल लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ी हमें 1947 के बाद, और ये कुछ हद तक रिजॉल्व हो गई, कुछ हद तक रिजॉल्व नहीं हुई थी। तो 1971 में बांग्लादेश बन गया बंगाली की बेस पे। ठीक है, तो ये आप लिंग्विस्टिक इशू लिख सकते हो, फिर आप वाटर कैनाल डिस्प्यूट लिख सकते हो, और एंड पे क्या लिखोगे, कंक्लूजन। एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी फॉर 14 आउट ऑफ 14 इन योर एग्जाम। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है कंटेंट की, फैक्ट्स हैं और आप एनालिसिस अच्छे कर रहे हो एंड पे, तो आपके 14 आउट ऑफ 14 भी आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से बाउंसर के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे फ्रॉम योर एग्जामिनर, और आपको इस तरह से उनको डक करना है ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशंस। जैसे देखें, लेट सपोज क्वेश्चन है, द canal water dispute was the most important problem facing the newly established government of Pakistan in 1947. Do you agree or disagree? जून 2007 में 14 मार्कर था। इसमें क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले वाटर कैनाल डिस्प्यूट को एक्सप्लेन करेंगे, रिफ्यूजी क्राइसिस को लिख देंगे, फिर कश्मीर इशू को लिख देंगे, और फिर लिख देंगे लैंग्वेज इशू। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। So it's a very easy chapter to deal with, and honestly speaking 2 दिन are enough for this unit. जब आप तैयार करें एक ही वीक के अंदर चैप्टर 16 और चैप्टर 12 को रखें, और 11 को रखें सॉरी, चैप्टर 16 को 4 दिन दें और चैप्टर 11 को 2 दिन दें। 6 दिन में आपके 2 चैप्टर कॉन्क्रीट हो सकते हैं प्रिपरेट, और अपने एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में भी तैयार हो सकते हैं बेहतरीन। इनके साथ अब ज्योग्राफी के 2 चैप्टर रखें, और पर वीक 2 चैप्टर ज्योग्राफी, 2 चैप्टर हिस्ट्री रिवाइज करें, 4 चैप्टर करें 7 दिन में 6 दिन में। तो आपके पास जितना टाइम है, आपका जो मेन सिलेबस का एरिया वो कवर हो जाएगा। आपके पास 10 चैप्टर ऑलमोस्ट हिस्ट्री के कवर हो जाएंगे, 10 ज्योग्राफी के कवर हो जाएंगे, और आप जितना एग्जाम में रिक्वायर्ड होता है उतना अच्छे से अपीयर कर पाओगे। लेकिन ये चैप्टर 11 2 दिन से ज़्यादा का नहीं है। उसकी रीज़न बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। मैं वो पहले प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना दूं जो आपके सिलेबस में। लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में बेटे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है दैट इज रिफ्यूजी क्राइसिस। ठीक है, रिफ्यूजी क्राइसिस मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूं, थोड़ा सा ऐड ऑन भी कर दूं रिफ्यूजी क्राइसिस पे। रिफ्यूजीज बेटे 1947 का जो पार्टीशन था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये माइग्रेशन जो ही 1947 में। ना इससे पहले ना इसके बाद कभी 80 लाख लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया। ये पाकिस्तान ने जो है बड़े से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे 1947 में। तो इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था इमिग्रेंट्स का रिसीव होना। वो क्या था कि आपके पास जो है वो बेसिकली इमिग्रेंट्स जो आए वो रास्ते में उनके साथ बड़े से इंसिडेंट्स हुए, 1 मिलियन के करीब मारे गए। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख के करीब जो मुसलमान हैं या हिंदू हैं वो कम्युनल वायलेंस का शिकार हुए जब 1947 में पाकिस्तान बना।
और जो पाकिस्तान रेफ्यूजीज पहुंचे उनके पास शेल्टर नहीं था, फूड नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, फ्यूचर जॉब्स नहीं थी, कोई होप ऑफ सर्वाइवल नहीं था। एंड दैट बिकेम कंसर्न ऑफ पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान वॉज द मदरलैंड. Pakistan was supposed to provide these things to those people who came to Pakistan as citizens of the state. So basically, Pakistan was tangling and fighting with other crises. So these refugees became a burden for us as a new state. And how we dealt with them, this is going to be the second information we are going to get about it. तो तीसरी प्रॉब्लम जो है वो थी आपके पास लिंग्विस्टिक इशू. लिंग्विस्टिक इशू बहुत आसान है. लिंग्विस्टिक इशू मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. फोर्थ मैंने आपको वैसे ही बता दिया बातें करते करते ही. कश्मीर इशू, कश्मीर इशू को पता होना चाहिए आपको. पांचवा आपके पास है जोग्राफिकल इशू. जोग्राफिकल इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड कुड बी गिवन एज व्यू ए. छठा है आपके पास लैक ऑफ गवर्नमेंट. लियाकत अली खान की डेथ, जिन्ना की डेथ, इकबाल पहले चले गए दुनिया से. लैक ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नमेंट, ये है आपका. इश्यूज विद इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इश्यूज विद इंडिया वर प्रिंसली स्टेट्स एंड फाइनेंशियल distribution and military distribution. Issues with India, that because a major problem. एट्थ प्रॉब्लम जो है बेटे दैट इज आप पख्तूनिस्तान इशू लिख सकते हैं. पख्तूनिस्तान, ये एडिशनल प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास विद अफगानिस्तान. एक अगर ये मैंने एडिशनल लिखी है, ये सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन ये मैंने एडिशनल लिख दिया आपके कि एक एडिशनल भी आपको पता हो. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वुड बी, नाइन्थ वन वुड बी प्रॉब्लमैटिक partition or favored partition in the like in the support of India. Problematic partition, ये जो है वो नाइन्थ जो है आपकी प्रॉब्लम बन सकती है, या अनजस्ट रेडक्लिफ अवार्ड्स बन सकती है आपकी एक और प्रॉब्लम. अब इनमें से जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वो हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इन्फोग्राफ्स और आप इनको समझ लें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. इनके पॉइंट्स बनाने हैं तो आपको मैं नोट्स इसके फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस लेसन के बाद. वो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट्स आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि उनको फिल करना है तो उनको फिल करके रख लें. 2 पेजेस पे आपके पूरे चैप्टर के नोट्स बन जाएंगे. तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको लेसन के बाद व्हाट्सएप कर रहा हूँ. एक तो इसका पीडीएफ नोट्स का, दूसरा इसका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ, जिसके अंदर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आप लिख के तो शॉर्ट नोट्स बना के आखिरी दिनों के लिए अपने रेडी करके रख सकते हैं कि मैं आखिरी दिनों में इनको रिवाइज करूंगा और करूंगी और अपना टॉपिक तैयार करके अपने डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर कर लूंगी याद करके इन पॉइंट्स को जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज. तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट को फिल करने का मकसद ये होता है कि आप दो से चार रिसोर्सेज पकड़ें, बुक पकड़ें, नोट्स पकड़ें, वो किसी भी टीचर के हों, उसको पकड़ के दोनों को कंबाइन करके अपनी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट फिल कर लें. फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट को अच्छे से याद करके क्वेश्चन आंसर करें तो योर पेपर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन इन एनी वे. इसमें बेटे जो इन्फोग्राफ्स हैं उनसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि प्रॉब्लम्स थे क्या वन बाय वन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कंटेंट है क्या इस चैप्टर का, मेनली हमने किन चीज़ों पे फोकस करना है. अब जैसे देखो मैंने आपको एक सिंपल सा clue दिया कि रिफ्यूजी क्राइसिस क्या थे. तो लेट्स सी व्हाट वाज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज का मसला क्या था, ये देखें बेटे यहाँ पर द इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज क्या था. बेटा इशू ऑफ लैंग्वेज ये था कि पाकिस्तान के अंदर मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डाइवर्सिटिक जो है वो एथनिक फ्रेगमेंटेशन है. एथनिसिटी और नस्ल के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट वेरियस एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो एक ही कंट्री में रहते हैं. जैसे सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, कश्मीरी हैं, गिलगित के लोग हैं, हिंदको हैं, ये जिनको कश्मीरी बोलते हैं. उसके बाद आपके पास पश्तून हैं, सराइकी हैं. तो ये सारे जो डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं वो एक ही मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में. हम एक मल्टी एथनिक डाइवर्सिटी का बेसिकली फिनोमिना फेस करते हैं एज अ न्यू कंट्री और एज अ कंट्री ऑफ दिस प्लेनेट अर्थ. हमारे पास हर रीजन के अंदर एक मुख्तलिफ कौम आबाद है. पंजाब में पंजाबी हैं, सिंध में सिंधी हैं, बलूचिस्तान में बलोची हैं, पीके में पठान हैं. तो हर कश्मीरी हैं आपके जो कश्मीर साइड पे, हज़ारा साइड पे, फिर सराइकी हैं साउथ पंजाब के अंदर. तो हर रीजन के अंदर आपके पास पोटोहारी हैं, पोटोहार प्लेटू के अराउंड जो एरिया है उनमें जेहलम और ये जितने भी मियाँ वाली और ये सारे इलाके हैं, ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप है.
तो अब बात ये है कि दे हैव देयर ओन लैंग्वेजेस एज वेल। पश्तो बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई बलोची बोलता है। उन सब में एक लैंग्वेज को डिसाइड करना नेशनल लैंग्वेज, दैट वाज द प्रॉब्लम। कि ये सारी कौमें जो हैं वो कौन सी ऐसी कौमी जुबान, ऐसी अम्ब्रेला लैंग्वेज होगी जो सारी कौमें बोल सकें और समझ सकें। तो अब इसका जो है वो फैसला 1948 में हुआ, जब जिन्ना ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। और उर्दू को नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस ये थी कि उर्दू किसी भी कौम की ज़ुबान नहीं थी और सिर्फ 9% पाकिस्तानी जो थे वो उर्दू बोलते थे। ठीक है, जो भी जो थे बेसिकली उर्दू बोलने वाले वो 9% थे, और बाकी का सारा पाकिस्तान जो था वो मेनली जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलता था। तो इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई, नेशनल लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। और बंगालियों ने इस बात को रेजिस्ट किया कि उर्दू शुड नॉट बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज बंगालीज वर मोर इन मेजोरिटी देन वी वर बैक इन 1947। तो वी वर 46% एंड बंगालीज वर 56% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो बंगालीज ने जब इस बात को रेजिस्ट किया तो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी हुई, और लैंग्वेज कंट्रोवर्सी की वजह से 1971 में इवन पाकिस्तान टूट भी गया। तो ये आपकी जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी है, ये ऐसी कंट्रोवर्सी है जो पाकिस्तान बनने के बाद तक पाकिस्तान की डेवलपमेंट में एक मेजर जो है वो रिस्ट्रिक्शन रही। तो ये आपने बता दिया कि दिस वाज द प्रॉब्लम व्हिच वी फेस बैक इन 1947 आफ्टर पार्टीशन। अब इसमें ये है कि आपने इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं बेटे उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और चार प्रॉब्लम्स मैंने आपको विद इन लाइक हाफ आवर समझा दी या बता दी कि ये प्रॉब्लम्स थी। जैसे क्या प्रॉब्लम थी, फ्यूजी क्राइसिस। जैसे क्या प्रॉब्लम थी, लिंग्विस्टिक क्राइसिस, कि उर्दू को मानने से इनकार किया मोस्टली कम्युनिटीज़ ने, क्योंकि उर्दू 9% सिर्फ पाकिस्तानी बोलते थे, बाकी सबसे ज़्यादा बोलते थे पंजाबी 37%। उसके बाद फिर ये पश्तो पश्तो बोली जाती है। उसके बाद सिंधी, और फिर बलोची बोली जाती है। हिंद को और जो दूसरी ज़ुबानें पोटोहारी ज़ुबान, सराइकी ज़ुबान, ये कुछ परसेंट हैं, 2% 4% लोग हैं। लेकिन चाहते सारे ये थे कि उनकी नेशनल लैंग्वेज, उनकी जो डोमेस्टिक लैंग्वेज है वो नेशनल लैंग्वेज बने। और ये कंट्रोवर्सी पाकिस्तान को तोड़ने तक ले गई, और 1971 में बंगाली नेशनलिज्म जो है उसके थ्रू ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। तो ये आपकी एक इनिशियल प्रॉब्लम है लिंग्विस्टिक। कश्मीर का मैंने आपको कल बता दिया था, यहाँ हम 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि कश्मीर इशू क्या है। आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है। उसके ऊपर हज़ारों वीडियोस अवेलेबल हैं, हज़ारों लेक्चर्स अवेलेबल हैं। कश्मीर इशू समझना बिल्कुल भी मसला नहीं है। आप किसी भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जाके कश्मीर इशू एक्सप्लेन्ड इन 2 मिनट्स, या आप कहीं पे भी गूगल में जाके कश्मीर इशू विद पाकिस्तान, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एक्सप्लेन्ड इन 5 मिनट्स लिखोगे तो आपको सारा वो कश्मीर इशू समझा देंगे 5 मिनट में। मैंने भी आपको बताया कि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, 70% प्लस लोग मुसलमान हैं कश्मीर के अंदर। लेकिन जो वहाँ का रूलर था वो एक सिख बैकग्राउंड से था, उसका नाम हरी सिंह था। हरी सिंह ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को ज्वाइन करेगा 1947 के बाद, लेकिन 70% मुसलमान पाकिस्तान की फेवर में थे। तो उनमें आपस में कंट्रोवर्सी हुई, स्ट्राइक्स हुई। जब स्ट्राइक्स हुई तो हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट को इनवाइट किया कि वो कश्मीर को ऑक्यूपाई कर ले, अदरवाइज पाकिस्तान विल टेक दिस टेरिटरी आफ्टर 1947 एंड 48। तो 1948 5 अगस्त वाज द डेट when Indian army occupied Kashmir illegally, and since 78 years they are the occupationists of that area in a illegal way। ठीक है, और पाकिस्तान एंड इंडिया हैज फॉट वेरियस वॉर्स बट दिस इशू हैज नॉट बीन रिजॉल्व, एंड दिस वाज द इशू। आप देखो अभी 1 साल के थे पाकिस्तान, और 1948 में दे हैव टू फाइट अ वॉर विद इंडिया ऑन दिस इशू। तो 1 साल अभी हमें हुई। तो बेटा बिकॉज 70% ऑफ द पीपल इन कश्मीर आर मुस्लिम्स, तो मेजोरिटी रूल्स, दिस इज द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फॉर जस्टिस। ठीक है, तो जब 70% नेवर वांटेड टू ज्वाइन इंडिया, तो हाउ कम इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया? तो इट वाज इलीगल बिकॉज ऑफ द अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, दे ऑक्युपाइड इट। ठीक है, तो दिस इज अ इलीगल एक्ट। आप किसी की भी बेटा हिंदू रूलर नहीं था कश्मीर, तो राजा रणजीत सिंह, जब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया,
चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ा था, तो उसमें सिख जो थे वो लाहौर और कश्मीर के जो थे वो रूलर हुआ करते थे। राजा रणजीत सिंह महाराजा ऑफ कश्मीर एंड पंजाब था। तो 1849 में महाराजा दलीप सिंह को हराकर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था कश्मीर के ऊपर। और फिर इसी 1874 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई और ब्रिटिश ने वो कश्मीर वापस भेज दिया एक सिख को जिसका नाम था गुलाब सिंह डोगरा। गुलाब सिंह डोगरा ने वो 70 लाख रुपए में, कहते हैं हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में है कि वो कश्मीर खरीदा और कश्मीर को रूल करना शुरू कर दिया एज द महाराजा ऑफ कश्मीर। एंड ही वॉज अ सिख बाय फेथ। इसका नाम गुलाब सिंह था। तो जब गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू कश्मीर खरीद लिया अंग्रेज हुकूमत से, तो मुसलमान वहां की तब भी मेजोरिटी हुआ करते थे, क्योंकि औरंगजेब दौर के अंदर मोस्टली मुसलमान कश्मीर में लाकर बसाए गए। और औरंगजेब खुद भी कश्मीर को काफ़ी रेगुलरली विजिट करता था। अगर आप कभी कश्मीर जाएं तो औरंगजेब का एक जो टेम्पररी एक टेम्पल है जिसमें वो बैठा करता था आकर, कोर्ट है औरंगजेब का, दैट वाज कश्मीर में है, वो आज़ाद कश्मीर में है मॉडर्न डे। वहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो। तो औरंगजेब के दौर में मोस्टली ये मुसलमान एरिया बना। और इसमें ये हुआ कि जब कश्मीर पर कब्जा किया गया बाय गुलाब सिंह, बाय पेइंग द मनी फॉर बाइंग इट एज अ प्रॉपर्टी, तो उसके बाद मुसलमानों ने रेजिस्ट किया उसके रूल को, और उसके बेटे ने हरि सिंह ने 1948 के अंदर कश्मीर इंडिया को हैंड ओवर करने का फैसला किया। प्रॉपर्टी तो बेटा है, लेकिन जब जब जागीरदारी सिस्टम खत्म हुआ और ये प्रिंसली स्टेट्स खत्म हुई, तो 1947 के अंदर इसकी ऑप्शन दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को कि इधर इफ दे वांट टू जॉइन पाकिस्तान दे कैन जॉइन इट, बट इफ दे वांट टू जॉइन इंडिया दे कैन जॉइन इट, एंड इफ दे वांट टू स्टे फ्री दे कैन स्टे फ्री इवन एज वेल। तो इंडिया के जो मुसलमान थे दे फेवर्ड पाकिस्तान एज अ मेजोरिटी। तो डेमोक्रेसी आ रही थी, तो डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी रूल्स दैट बिकेम्स अ लॉ कि मेजोरिटी की जो विल है विश है उसको फॉलो किया जाएगा। तो मेजोरिटी वांटेड पाकिस्तान टू बी देयर कस्टोडियंस, बट इंडिया टुक इट इन इलीगल वे बाय पुटिंग देयर आर्मी इनटू कश्मीर। ठीक है। तो ये तब से हम इसके लिए लड़ रहे हैं। सो दैट इज यूनिवर्सली बीन कंडेम्ड। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि कश्मीर का जो कब्जा है इंडिया का दैट इज इलीगल। ठीक है। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कोई फर्दर डिबेट की। कश्मीर इशू इज बेसिकली वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स आइडिया। लिंग्विस्टिक मैंने बता दिया, रिफ्यूजी क्राइसिस बता दिया कि रिफ्यूजी क्राइसिस क्या था। जोग्राफिकल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जोग्राफिकल प्रॉब्लम वाज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। ठीक है। जोग्राफिकल प्रॉब्लम ये था, आपको इसके इंफोग्राफ भी दिखा देता हूँ जोग्राफिकल प्रॉब्लम के, दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। जोग्राफिकल प्रॉब्लम ये था कि आपका जो मुल्क था दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन टू मेजर विंग्स। ये देखिए यहाँ पर इंफोग्राफ देखिए, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। जब 1947 में आप लिखोगे कि वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान वर द टू parts of a single country which was been given independence by British in 1947. They were a single country having two wings, East Pakistan and West Pakistan. Between them, India was there. Geographical issue ये था कि 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था between one wing and two second wing. Both wings were being divided through a distance of 1600 kilometer. In between them, India was located, which never wanted them to work in a united way. Geographical issue की वजह से it was difficult for us to reach East Pakistan, and East Pakistanis were difficult to reach West Pakistan. And that created the misunderstanding between the two wings. जब वहां पर कोई मसला होता था ईस्ट पाकिस्तान में, तो हमारे पास कोई भी स्ट्रेट रास्ता नहीं था ट्रेवल करने का अपने ही मुल्क के अंदर। आप ये देखें कि आपका सिंपल सी बात है कि आपका स्टडी रूम जो है दैट इज इन DHA फेज 6, और आपका जो लिविंग रूम है दैट इज इन सरगोदा और मुल्तान। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? नहीं मैनेज कर सकते अपनी लिविंग को, क्योंकि आपका स्टडी रूम और साथ कमरा या साथ वॉशरूम होना एक सेटलमेंट कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये था कि एक विंग जो था वो 1600 किलोमीटर अवे था दूसरे विंग से, और सेपरेटेड था थ्रू अ एनिमी टेरिटरी। इंडिया वाज इन सेंटर, they were never been cooperative between the two wings. They never wanted we and they must be joining each other. ठीक है।
आपका ये बहुत बड़ा एक इशू था जिसकी वजह से द प्रॉब्लम वाज बिन देयर। और आप ये बताओ